ओके, स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 मैथ्स, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और देखिए, मैं इससे पहले 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा 4th लेक्चर होगा और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं जल्दी से क्विक आपको बता देता हूँ कि आपके सिलेबस के बारे में। देखिए, अभी सीबीएसई ने सिलेबस अपडेट किया है फिर से। तो ये कोई सॉरी यस, तो जून और जुलाई के लास्ट में अपडेट किया था। और इसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 के सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि कौन सी चीजें उसने ड्रॉप कर दी थी। देखिए, एक तो इसने ग्राफिकल मेथड ये ड्रॉप करवा दिया है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ड्रॉप करा दिया है, और एक इक्वेशन रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू टू वेरिएबल्स। मैंने पीछे मैंने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड किए मैंने सबके अंदर सिलेबस के बारे में बताया है, तो आप एक बार देख लेना पीछे जाकर कि ये जो था ये क्या था। और वैसे भी मैंने जितने भी लेक्चर अरेंज किए हैं ये सब अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस है। ये कोई कुछ भी नहीं है कि मतलब ऐसी, अभी तक तो यही है कि जो सीबीएसई ने अपडेट किया है सिलेबस। अगर बीच में कुछ हो गया तो फिर कुछ कह नहीं सकते, मैं उसी फिर देख भी लूंगा ऐसा कुछ हुआ तो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो फिर देखेंगे। अब देखिए, आज हम क्या सीखेंगे। आज सीखेंगे हम मैं एक और बात बता देता हूँ कि हम ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनको 4 मेथड से सॉल्व किया जाता है। पहला मेथड आपका ग्राफिकल मेथड जो छुड़वा दिया है, और दूसरा मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी स्किप करा दिया है। तीसरा मेथड बचता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फोर्थ मेथड बचता है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, एक बात और मैं मतलब यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि एप्लीकेशन आएंगी कुछ, तो वो एप्लीकेशन 2-3 चीजों पर डिपेंड करती है कि आपसे वो सॉल्व होएंगी या नहीं होएंगी। पहली बात कि आपकी इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है, कि आप इंग्लिश को कितना समझ पाते हो, पहली बात। दूसरी बात, आपने उसके लिखे हुए स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लिया कि क्या बोलना चाह रहा है, फिर उसके बाद अपने मैथमेटिक्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया। फिर देखा जाएगा आपका कि मैथमेटिक्स आपका कैसा, कि आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। तो 2 चीजें बहुत जरूरी है इसके अंदर, कि आपकी इंग्लिश कैसी है। कुछ बच्चों को नहीं समझ पाता है कि मतलब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर मैं और एक और चीज बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं है कि मतलब आपको ज्यादा इसमें समझाने वाला। बस आप मेरी वर्किंग देखिए और बस हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज है 3.3। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर इसी क्वेश्चन को मान लो कि आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, और मेथड का नाम नहीं दिया, तो आप क्या काम करोगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो केवल 2 से ही सॉल्व करके दिखाना है आपको, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अगर हाँ स्पेशली उसने मेंशन किया हुआ है जैसे यहाँ पर कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई करना है, तो देखिए तब आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको वही अप्लाई करना है। हालांकि कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है या महाभारत नहीं है, बहुत इजी है। अब देखिए, चल स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप मेरी वर्किंग को देखिए। सबसे पहले मैं ये जो इसको मैं इक्वेशन 1 डाल दूंगा और इक्वेशन 2 डाल दूंगा। देखिए, मेरी बात सुनिए ध्यान से। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन से, 2 इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, किसी भी एक इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। जैसे या इस इक्वेशन के अंदर एक वेरिएबल ये है और एक वेरिएबल ये, तो आप चाहे एक्स की वैल्यू निकालो या फिर वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है। या फिर आप ये कर सकते हो कि इक्वेशन नंबर 2 जो दूसरी इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर से आप एक्स की वैल्यू निकालो या फिर वाई की वैल्यू निकालो, जैसा भी आप चाहो। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं। तो इक्वेशन नंबर क्या लिखी हुई है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14। अब देखिए, मैं क्या काम करता हूं कि यहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे वेरिएबल की वैल्यू निकालें जो एकदम आसान सा हो। मतलब अभी देखते हैं, मतलब तो मैं यहाँ पर
x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 14 माइनस बाय इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, ठीक है, और फिर आप क्या काम करो, जो वैल्यू आपने निकाली, सब मैंने जिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली, अब इस x की वैल्यू को आपको सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। जहां भी x की वैल्यू आ रही है, x जैसे सेकंड इक्वेशन लिखी हुई है x माइनस बाय इक्वल टू 4, तो आपको ये जो x लिखा हुआ है इसकी जगह इस x की वैल्यू जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है कि y 14 माइनस बाय ये इसको रख देना है आपको, ठीक है। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि आप किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और फिर आप उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो हालांकि बहुत इजी है, मतलब डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस हाँ आपको एप्लीकेशन में हो सकता है दिक्कत हो जाए कि आपको, चलो देखेंगे उसको भी। तो x बराबर मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से 14 माइनस बाय निकाला। अब ये मैं इक्वेशन नंबर जो 2 है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 क्या है कि x माइनस बाय इक्वल टू 4। अब देखिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू ये जो थी यहाँ पर रख देता हूँ मैं, तो x बराबर कितना था 14 माइनस बाय माइनस ये, अब देखिए ये 14 हो गया, एक माइनस बाय ये लिखा हुआ, एक माइनस बाय ये लिखा हुआ, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 2 बाय। अब देखिए इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं और 4 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल टू 2 बाय, तो यहां पर कितना आ जाएगा 10, 14 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आपको 10 मिल जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 बाय। तो आप बाय की वैल्यू निकालो, देखिए 2 और बाय के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो 2 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 2 की टेबल से आप कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये जो y की वैल्यू आई, बस आपकी मर्जी है, आप चाहे इस इक्वेशन में रखो, यहां रखो, यहां रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबसे सेम आंसर आएगा। तो मैं y की वैल्यू कहीं भी रख दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो इक्वेशन नंबर 3 में ही रख देता हूं, तो इक्वेशन 3 इम्प्लाई दैट, देखिए मेरा लिखने का तरीका देखो, मैं इक्वेशन 2 को इम्प्लाई दैट करके लिखा है, इक्वेशन 3 को मैंने इम्प्लाई दैट करके, यही मैथमेटिक्स में लिखने का एक वे होता है कि आपको लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर लिखना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि आप बच जाते हो अगर आपको आता है एक्चुअल में, वरना तो फिर ये कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ द, ये सारी चीजें लिखनी पड़ती। मैं इन सारी चीजों देखो मैथमेटिक्स के अंदर मैं बिल्कुल भी नहीं लिखवाता हूँ, मेरे 15-16 साल के तजुर्बे में ये मैं नहीं लिखवाता हूँ बिल्कुल भी। x माइनस बाई इक्वल टू 4, तो आप क्या काम करो, y की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करो और इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का था, इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा, जैसे आप ट्रांसपोजिंग करो तो कितना आ गया, x बराबर आ गया 8। यही तो है, यही वैल्यू निकालनी थी हमको, ठीक है, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए फिर से मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। तो आप क्या काम करो, किसी भी एक इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। और देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, आपको जब भी वैल्यू निकालनी है किसी भी एक, तो एक ऐसी वैल्यू निकालो जो बड़े आसानी के साथ आ जाए। जैसे अगर आप इक्वेशन नंबर 2 लेते हो तो थोड़ा सा आपको मगजमारी करनी पड़ सकती है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 से निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाई दैट कि s माइनस टी इक्वल टू 3। तो मैं यहां से s की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो कितना आ जाएगा, ये t इधर प्लस का हो जाएगा, आने के बाद ट्रांसपोजिंग करेंगे तो हमारे पास ये मिली, इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। अब ये जो इक्वेशन 3 आपने इक्वेशन 1 से s की वैल्यू निकाली और इस s की वैल्यू को जो निकाली आपने s बराबर 3 प्लस टी, आपको इक्वेशन नंबर 2 में रख देना है। देखो फर्स्ट में नहीं रखने ना, फर्स्ट में नहीं रख देना, फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी, फिर कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं है। जो इस सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है कि आप किसी भी जिस इक्वेशन से भी निकालो ना, उस इक्वेशन के अंदर मत रखो वो वैल्यू, दूसरी के अंदर रखो। तो जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है, तो आपको ये s बराबर फर्स्ट के अंदर नहीं रखना, सेकंड के अंदर रखना है। तो देखिए सेकंड क्या बोलती है इक्वेशन नंबर सेकंड, इंप्लाई दैट ये है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो s बराबर रख देता हूं मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस टी
अपॉन 3, t अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। देखिए आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो ये मतलब काफ़ी मतलब आपको नुकसान दे सकता है, क्योंकि एलसीएम काफ़ी इवन 7-8 से ही स्टार्ट कर दिया जाता है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर कि 2 प्लस 3t। अब देखिए मैं बता भी देता हूँ, चलो यहाँ पर जिनको एलसीएम लेने में दिक्कत होती है, देखिए 3 और 2 का जब आप एलसीएम लोगे ऐसा, तो ये आ जाएगा आपके पास एलसीएम 6। ठीक है, 6 आया। अब आपको करना ये होता है, ये पहला फ्रैक्शन लिखा हुआ है और इसका जो ये 3 है इससे डिवाइड करो एलसीएम को। तो मैंने 3 से डिवाइड किया है एलसीएम को, कितने जा गया, 2 जा गया। ये जितने जा जाता है उसकी यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मैंने यहाँ कर दिया। फिर प्लस का साइन लगाओ। फिर दूसरा बताता हूँ कि दूसरे फ्रैक्शन का t अपॉन 2 का ये जो 2 है इससे डिवाइड करो, किसको करो, एलसीएम को। एलसीएम कितना है यहाँ पर 6, तो कितने जा जाएगा, ये 3 जा, जितने जा गया इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। 3 जा गया था मैंने, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई t से करूंगा तो ये आ जाएगा 3t। ठीक है, अब देखिए इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं ये आ जाएगा, मैं और साथ साथ 2 के अंदर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 6 6 जा 36। चलो मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। तो लाइक टर्म को सोल्व करते हैं, 2t देखो ये भी t है ये भी t है, तो मतलब ये लाइक टर्म है, तो हम बोलेंगे कि 5t प्लस 6 इक्वल टू 36। तो आप क्या बोलोगे कि 5t और ये जो 6 है ये इधर प्लस का है, इधर आने के बाद ये माइनस का, मैं ट्रांसपोजिंग कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा ये, तो कितना आया मेरे पास 30 आ गया। तो 5t बराबर 30। अब देखिए ये जो 5 और t के बीच में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 5 इधर आ रखा डिवाइड में आ जाएगा, तो आप इसको कैंसिल कर दो, तो कितने जगह 6, मैंने t बराबर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब ये जो 6 है, अब आपके पास 6 आ गया है, t की 1 की वैल्यू निकल गई। अब आप यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ठीक है आप कहीं भी रख लो। अब देखिए पिछली बार मैंने यहाँ पर रखी थी इक्वेशन 3 में, अब इस बार मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख कर दिखाता हूँ। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इंप्लाइज दैट s माइनस टी इक्वल टू 3। देखिए s माइनस टी की वैल्यू रख देता हूँ 6। ये जो 6 है ये माइनस का है, इधर ट्रांसपोजिंग होने के बाद कैसा हो जाएगा, देखिए ये s लिखा हुआ है, कभी आप 5 सोचने लगो इसको, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 6। तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 6, ये 3 है, तो कितना आ जाएगा 9। तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9। ये हमारे पास 2 आंसर है। देखिए इसी को बोलते हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसके अंदर आपको कोई मतलब ज़्यादा लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर से कुछ ऐसा कोई मतलब मेरे को तो नहीं लगता है कि हाँ भाई ये कुछ ऐसा अजीब सा है क्वेश्चन मतलब मेथड। अब देखिए यही बोर्ड के अंदर आएगा बहुत, देखो सच बताऊं तो जो सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि वो क्या काम करते हैं, एक तो देखो हार्ड वर्किंग तो मैटर करती है इसके अंदर, उनका एक थोड़ा सा प्रैक्टिस की भी बात होती है, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहो, बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया इसी में तो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, अदरवाइज उसका जो फंडामेंटल होगा वो सेम ही होगा। चलो अब ये क्वेश्चन है, तो फिर वही देखिए मैं क्या काम करता हूँ। अब एक और बात मैं आपको बताऊं ना, जैसे यहाँ पर मैंने ये बोला था सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर कि आपको एक काम करना है क्या, कि आप किसी भी इक्वेशन से, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन ये एक इक्वेशन, तो किसी भी इक्वेशन से आप एक वेरिएबल निकालो। अगर मैं आपको बोलूँ कि इक्वेशन नंबर 2 से मत निकालना क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, पूछो क्यों, चलो मैं बता देता हूँ। अगर ये इक्वेशन नंबर 2 देखो 9x माइनस के 3y इक्वल टू 9, अगर मैं यहाँ से सपोज करो x की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 3y और x बराबर कितना आ जाएगा 9 प्लस 3y अपॉन 9। देखो गलत नहीं है, मैं फिर से बता दूं गलत नहीं है, लेकिन आपको मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 से
जो इक्वेशन नंबर 1 है, इससे देखिए क्या करूंगा, y की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, आप y को इधर ट्रांसपोज कर दो तो ये y इधर आपका प्लस का हो जाएगा, और ये जो 3 है, ठीक है, ये इधर राइट के अंदर प्लस का, इधर आने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस के 3 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3x माइनस के ये। तो इक्वेशन नंबर मैं इसको 3 दे देता हूं। अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से मैंने y की वैल्यू निकाली है, और इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर मैं पुट करूंगा इसको। तो इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाई दैट, तो सेकंड क्या है कि 3x माइनस के 3y इक्वल टू 9। मैं आपको एक और बात बता देता हूं काम की, कहीं भी मैथमेटिक्स के अंदर आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जैसे ये इक्वेशन है 9x माइनस के 3 इक्वल टू 9, अगर आप कॉमन निकाल लेते हो ना, तो समझ ले हो आप कैलकुलेशन को काफी हद तक रिड्यूस कर रहे हो। अगर आपने नहीं निकाला ना, तो ये कॉमन जो होता है ना, कॉमन फैक्टर जो होता है, ये कैंसर की तरह काम करता है, आपको कभी दिखाई भी नहीं देता है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हो। इसीलिए इसको निकाल के कैंसिल करना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं भी करा तो आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको कैलकुलेशन मतलब डिफिकल्ट हो जाए आपकी कैलकुलेशन। तो अगर मैं यहां से इससे पूरे से 3 निकाल लेता हूं, 3, तो 3 3 जा यहां पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 और इक्वल टू 9। तो देखिए 3 से आप इसको कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस y इक्वल टू 3। देखिए कितनी मतलब काफी इजी वो बन गई है इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो आप ये भी कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन, हाँ, ये इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर हम ये y की वैल्यू पुट करते हैं। तो 9x माइनस के 3, अब y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3x माइनस के 3, ये इक्वल टू 9। अब देखना जरा, यहाँ पर ये इक्वेशन को हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब जरा देखना क्यों नहीं कर पाएंगे, 3 3 जा 9x, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 3 जा 9 इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 9 प्लस 9। इस इक्वेशन को अभी ये देखिए, मैं एक बात बताता हूं, हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहां पर इसने बोला है कि क्वेश्चन को आप देखो कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एक बात आती है कि उसने यहाँ पर जो इक्वेशन है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन इसने पता नहीं क्यों यहाँ पर इक्वेशन, ये थर्ड है, थर्ड इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती है। ठीक है, दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि देखिए ये कोई नॉनसेंस बन है, आगे सॉल्व नहीं हो सकती। हो सकता है कि ये कोई मतलब एनसीईआरटी के अंदर मिस प्रिंट हो या कुछ हो, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है उसने कि आपको ये वो करना है, मतलब कि अगर सॉल्व होती है तो सॉल्व करना है, कहीं बोला भी नहीं है। उसने सीधा बोल दिया कि आप लीनियर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, लेकिन हो नहीं रही है। तो आप लिखोगे दीज टू इक्वेशन, दीज लिखो, दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है, बस रीजन अगर आप लिखना चाहो तो रीजन मैंने आपको पिछली वाली जो क्लास थी उसमें बताया था कि आप रीजन के अंदर क्या लिखोगे। देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जो 2 लिखी हुई है वो पूरी इक्वेशन नंबर 3 ही है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होंगे, मैनी सॉल्यूशन, ये इसके अंदर बताया था। इसका जवाब वहां पर है। ठीक है, मुझको नहीं पता, शायद मिस प्रिंट है या जानबूझ के ऐसा छोड़ दिया है, शायद जानबूझ के ही छोड़ा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी गलती तो नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हाँ देखो, अगर मान लो एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो आप, और उसने बोला सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, हालांकि वो ऐसा तो गलती नहीं करेंगे, तो आप अगर सॉल्व नहीं हो रही तो देखो उसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है कि आप मतलब कभी वहां पर आपको सीधा लिख देना है कि सॉल्व नहीं कर सकते, रीजन भी लिख देना है अपना। मैंने पीछे 3 लेक्चर अपलोड किए हैं, उसको सब रीजन यही है कि कैसी यूनिक सॉल्व, कंसिस्टेंस है, इनकंसिस्टेंस है। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर, ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 को मैं जरा इजी करना चाहता हूं। कैसा, मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 ये है कि पॉइंट
2x प्लस 0.3 बाई इक्वल टू 1.3। अब ये मैं डेसिमल हटाया मैंने, नीचे कितना 10, ये डेसिमल हटाया नीचे 10 और ये डेसिमल हटाया नीचे 10, तो कितना आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x। आप बिना डेसिमल हटाए अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आना चाहिए निकालना। सेम एज जो ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, एक मेरे पास नई इक्वेशन बन गई, मैं इसको 3 दे देता हूँ, और जो इक्वेशन नंबर 2 है वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि 0.4x। देखो मैथमेटिक्स के अंदर क्या है कि अगर आप का मैथमेटिक्स काफ़ी अच्छा, तो आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेसिस चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। तो सेम मैंने डेसिमल हटाया, नीचे 10 किया, डेसिमल हटाया 10 लगाया। देखो डेसिमल के राइट में एक डिजिट है, इसलिए मैंने 10 लगाया। कभी आप बाई को भी सोचने लगो कि बाई की भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ डेसिमल के राइट में एक डिजिट थी तो डेसिमल की जगह 1 लगाया, और राइट में जो डिजिट थी उसकी जगह 0 लगाया। यहाँ पर डेसिमल लिखा हुआ था, उसकी जगह 1 लिखा, और उसके राइट में एक डिजिट थी इसलिए मैंने यहाँ पर। अब ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5 बाई इक्वल टू 23। अब देखिए, अब किसी भी एक इक्वेशन से निकालो, ये हालांकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो इक्वेशन नंबर 3 को मैं ले लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखिए 2x इधर ही रोकते हैं, और ये जो 3 बाई इसको उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 3 बाई। क्वेश्चन नंबर 4 इसको दे दो आप, और 5 इसको दे दो। अभी नहीं देते, अभी तो हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा मैं यहां निकाल देता हूं। तो x बराबर 13 माइनस के 3 बाई अपॉन 2। अब देते हैं इक्वेशन नंबर इसको 5। अब देखिए हम जो सॉल्व करेंगे अब इक्वेशन, एक तो ये सॉल्व करेंगे और ये करेंगे, और ये जो आई ये इक्वेशन नंबर 3 से वैल्यू आई है, तो बस हम क्या काम करेंगे, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर ये जो 4 है इसके अंदर रख देंगे, तो x की जगह, तो x यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 4x लिखा हुआ, तो इस x की जगह ये सारा सिस्टम लिख देंगे। तो ये है 13 माइनस 3 बाई अपॉन 2, और ये जो प्लस का साइन था इसको ऐसे लगा दो आप, ठीक है, और ये जो 5 बाय था इसको आप ऐसे लगा दो, और 23। अब देखिए मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, और चलो ठीक है पहले एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 3 बाय अपॉन 2 पूरे पे एलसीएम आ जाएगा, और प्लस के यहाँ पर आ जाएगा 10 बाय इक्वल टू 23, ठीक है। अब 4 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 के अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 52, और 4 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12 बाय प्लस के 10 बाय अपॉन 2 इक्वल टू 23। तो इस 23 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 52। देखो माइनस का 12 बाय और ये प्लस का 10 बाय, तो आपको जब एक माइनस का हो प्लस का है तो नॉर्मली लाइक टर्म नॉर्मली सबट्रैक्ट करके लिख देना है आपको। तो 12 में से 10 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है, 2 बाई, और ये प्लस के बचेंगे या माइनस के। देखो यहाँ पर 12 जो है वो 12 जो है वो माइनस के, तो आप माइनस का साइन लगाओगे, ठीक है। और ये जो 2 था इसकी मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ जाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ कि देखिए 52 इसको 2 बाय को, ये माइनस का है इधर जाकर प्लस का, और ये 46 इधर प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 46 इक्वल टू 2 बाय। तो देखिए आप सबट्रैक्ट कर लो कितने आ जाएगा 4 6, तो कितना आ जाएगा ये 2 बाय। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आराम के साथ। तो 2 से इसको कैंसिल करो तो कितना आ जाएगा, y बराबर 3 आ गया। देखिए y बराबर 3 आ गया। अब हम ये जो y बराबर 3 आया इसकी वैल्यू ये जो इक्वेशन 5 थी इसमें रख देते हैं। तो इक्वेशन 5 इंप्लाइज दैट इक्वल टू x माइनस
13 और देखिए 3y लिखा हुआ है तो y की वैल्यू हम रखेंगे 3, ये वाला 3, ये 3 यहीं पर है और ये इस y की जगह हम 3 रखेंगे तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। तो देखिए कितना आ जाएगा, कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, 3 4 बच जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, कैंसिल कर गए 2, तो x बराबर कितना आया यहाँ पर 2। बस यही तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड हम जो कर रहे हैं। क्वेश्चन आप बिना डेसिमल के भी कर सकते हो, डेसिमल हटाओ। अब देखिए मैंने डेसिमल हटा दिया है, क्वेश्चन कर दिया है, आपके सामने है। तो एक तो क्वेश्चन कुछ होता है ना कि आपने उल्टे सीधे चीजों से सॉल्व करा, हालांकि आप कर सकते हो अगर आपको आता है सॉल्व करना, आप किसी भी चीज से सॉल्व कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर वही इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ और इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि जब भी मतलब ऐसा है मेथड का नाम आ जाए कि भाई आप ये जो इक्वेशन गिवन है आपके पास, इन इक्वेशन को आप इस मेथड से सॉल्व करो, तो आप लिख देना बाय एलिमिनेशन शुरू में ही, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये लिख देना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉरी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर उसने क्वेश्चन में बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, लिख दोगे तो मतलब समझ जाएगा थोड़ा बोर्ड वाला। एक्चुअली क्या होता है कि बोर्ड जब भी के अंदर जो वो चेक करते हैं तो कुछ तो टीचर अच्छे होते हैं कि आपने नहीं है, लेकिन कुछ टीचर बहुत अजीब से होते हैं, मतलब वो बच्चों के मार्क्स काटने में लगे हुए हैं। सिंपल सी बात है, 10th क्लास के अंदर बच्चा कितना ही बड़ा होगा, मुश्किल से 15 साल का या 14 साल का बच्चा 10th क्लास के अंदर बैठता है, उसको कितनी, अब हर बच्चे को थोड़ी सीक्वेंस से लिखना या आता है, कुछ बच्चे होते हैं लिख पाते हैं लेकिन सारे थोड़ी लिख पाते हैं। तो कुछ टीचर होती है कि मतलब वो चाहती है कि एकदम अच्छे से लिखा जाए, नहीं लिखा जाता है, सब तो नहीं लिख सकते ना, तो यही प्रॉब्लम होती है, वो मार्क्स काट लेती है। मेरे हिसाब से तो नहीं काटने चाहिए, बड़ी दिक्कत होती है, मैंने भी कॉपी चेक की है। तो आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत होती है, मतलब कुछ चीजों में तो होने की जरूरत ही है। एक्चुअली आपको भी समझना पड़ता है कि आप भी कभी उस एज में रहे होंगे। तो अब यही टीचरों का हाल कुछ मतलब बहुत टीचर हैं वो आजकल बच्चों को डराने में लग गई हैं। उनका काम है पढ़ाना, इनोवेटिव आइडियाज के साथ पढ़ाना, नई नई मतलब चीजों को और अच्छे से कैसे पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने सब छोड़ दिया। वो बस वो डराने पर फोकस करती है कि बच्चे को डराओ और बच्चा कैसे ना कैसे करके ये अपना आप कर लेगा। देखो ये आपका काम, आप एक टीचर हो, टीचर का काम होता है ज्ञान देना, ना कि ये सारी चीजें डराना बच्चों को, ये तो सब बेकार चीजें होती हैं। तो फिर आप टीचर, मतलब मुझको नहीं लगता है शायद आप टीचर बनने के लायक हो या आपके अंदर कोई एक एबिलिटी है, क्योंकि एक टीचर के अंदर एक चीज होनी जरूरी होती है और उसका नाम होता है बर्चू। बर्चू हो गया, ठीक है, इंटीग्रिटी हो गई, ये सारी चीजें ऐसी होती है कि आपको मतलब क्या ही बताएं, बस ये होनी जरूरी होती है। अब नहीं है टीचरों के अंदर आज के, पता नहीं क्या हो गया है। चलो ठीक है, अब यहां से हम फर्स्ट ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, इससे मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेता हूं। चलो ठीक है, तो जैसा आप चाहो तो आप निकाल सकते हो। तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो √2x, इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, ये प्लस का था, इधर आने के बाद तो x बराबर कितना आ जाएगा। और गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो मतलब टीचर और ज्यादा डराती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर क्या है कि उनको वो सिखाने पर थोड़ा फोकस कर लेती हैं। हालांकि इतना अच्छा स्कूल इतने वो भी नहीं है बेबी काफी बच्चों को, लेकिन जो क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर होता है उनको एक जो सैलरी मिलती है वो परफॉर्मेंस के बेस पे मिलती है कि भाई, लेकिन गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उसके अंदर उनको कोई मतलब नहीं परफॉर्मेंस है, बस वो सीधा उनकी सैलरी मंथली आ जाती है। और मतलब कुछ टीचर तो मतलब पूछो मत ना, बस उन्होंने बिल्कुल ही मतलब कसम खा लिया कि नहीं वो पढ़ाने पर ध्यान ही नहीं करेंगे। आप एक टीचर हो, आप अच्छे से पढ़ाओ ना बच्चों को, आपका काम पढ़ाना है, ना कि बच्चों को ये सारी चीजें। अपने काम से कभी इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने जो भी काम है आपको उसको बिल्कुल ऑनेस्टली करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर इसको 3 बोल दिया। मतलब मैं बहुत सारे टीचरों को पर्सनली जानता हूँ, मतलब जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं है उनका टीचर बनने का, बस किसी ना किसी तरह से बन गए यहाँ पे। और क्या ही बताए, बस मतलब खुद का तो उनका कोई पता नहीं है, बच्चों को क्या ही ज्ञान देंगे। चलो ठीक है, हम करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हाँ, मैंने इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाली,
ठीक है, तो हमारे पास ये आई। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 ले रहा हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, √3x माइनस के 8 √8 बाय इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहाँ पर x की वैल्यू रख दो, तो कितनी आ जाएगी 3। इक्वेशन नंबर 3 से ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, x बराबर माइनस के √3 अपॉन √2 अपॉन बाय, इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू आई x की, उसको यहाँ रख देते हैं, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर लगा दो भैया। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस का साइन है। और मतलब मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो, कभी आप पता लगो जल्दी जल्दी के चक्कर में यही क्वेश्चन गलत कर दो। ठीक है, अब आप g इक्वल टू 0, अब एक करते हैं इनको। देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, नेक्स्ट पेज पर मेरे को जरा थोड़ी दिक्कत हो जाती है, वो बार बार क्वेश्चन देखना पड़ता है। देखिए इस 3, ये जो रूट लिखा हुआ है बाहर, ये प्लस का है, और ये जो अंदर √3 लिखा हुआ है, ये माइनस का है। तो सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। ये √3 जो बाहर लिखा हुआ है ये प्लस का है, और जो √3 अंदर लिखा हुआ है वो माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस। जब √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए जब √3 और √3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, एक ही रूट के अंदर इन दोनों को बंद कर दिया जाता है। और आपको पता है कि रूट से कैसे बाहर निकलती चीजें, पेयरिंग बनकर। तो जैसे √3 की 3 की यहाँ पर पेयर हो गया, तो आप इन 3 में से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, बस केवल एक 3 आ जाएगा। तो मैं सीधा ये लिख रहा हूँ माइनस के 3 अपॉन, और ये 2√ऐसे बाय। अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आया हमारे पास माइनस के √8 बाय इक्वल टू 0। अब मैं एक काम करता हूं, हालांकि इसकी वैल्यू 0 आने वाली है, यहां से ये पूरा सिस्टम बाय कॉमन ले लेता हूं यहाँ पर। तो माइनस के 3 अपॉन √2 इक्वल टू √8 इक्वल टू 0। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है, अब आप ये जो 0 आया इसकी वैल्यू यहां रख दो। देखिए सिंपल सी बात है, आप इक्वेशन नंबर किसी में भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो √2x प्लस के 3 रूट इक्वल टू 0, और आप y बराबर जब यहां रखोगे तो कितना आ जाएगा, √3, यानी √3 की 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, √3x बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। देखिए ये पॉसिबल है कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, बिल्कुल ऑफकोर्स पॉसिबल है। कभी आप सोचने लगो ये कि आंसर कैसे आ रहा है अजीब से, देखिए भैया ये हम भाई कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं थोड़े से आपको क्वेश्चन और कराऊंगा सॉल्व, ये वो एक्स्ट्रा एडवांस दूसरी क्लासों में होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, एलसीएम लेना चाहते हो तब सॉल्व करना चाहते हो, या फिर ऐसे ही आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हो। देखिए मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 पकड़ता हूँ, ओके जी, और इक्वेशन नंबर 2 से किसी एक वेरिएबल की मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। हालांकि आप एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बात जैसा भी आप चाहो करना चाहो कर सकते हो। तो यहां से मैं x बराबर x/3 इक्वल टू, ये बाई उधर जाएगा, ट्रांसपोज जब करेंगे हम तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन, मैंने इसकी यहां ब्रैकेट लगाया और ये लिख दिया। ठीक है, कि अब एलसीएम भी ले सकते हो यहाँ पर, इसको एलसीएम लेकर भी सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलो ठीक है, आप कर सकते हो, एलसीएम ले लो। तो कितना आ जाएगा ये, तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 6 और 13 -2 3 जा और 3 बाय, तो 2 की टेबल से कैंसिल करो, 2 जा जाएगा, तो कितना आ जाएगा x बराबर यहाँ पर 13 माइनस के 3 बाय अपॉन 2। इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली, तो इसको 1 के अंदर रख देते हैं। तो देखिए 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 मैं यहीं लिख देता हूं कि
3/2 और ये जो x लिखा हुआ है ये, इसकी जगह मैं ये पूरा सिस्टम लिखने के लिए जा रहा हूँ। और देखिए ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ मैं, क्योंकि गलत ना हो, क्योंकि बोर्ड के अंदर हो सकता है कि आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए, वो आपकी कैलकुलेशन चेक करा रहा हो। ये माइनस का आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 13 बाय और 3 बाय इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस के 5 बाय इक्वल अपॉन 3 माइनस के 2। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम आ जाएगा 12। देखिए 12 आया, इस 4 से 12 को जब आप डिवाइड करोगे तो 3 जा जाएगा, जितने जगह है उसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 9 13 माइनस के 3 बाय ब्रैकेट माइनस 4 जा, तो यहाँ करेंगे कितनी 20 आ जाएगा, 20 बाय इक्वल टू माइनस के ये, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर। पहले में इधर भी कर देते हैं मल्टीप्लाई इसकी 12 की, इस -2 में भी साथ साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस के 24। और यहाँ पर करोगे तो ये आ जाएगा 9 की 13 से करो, ठीक है, तो ये आ जाएगा इतना, और 9 की इससे करोगे तो ये आ जाएगा बाय लगा दो और माइनस का 20 बाय ये वाला। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों माइनस के हैं तो 7, ये आ जाएगा 47 बाय इक्वल टू माइनस के 24। अब मैं इसको उधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, इसको उधर और इसको इधर ले आता हूँ, तो ये आ जाएगा 117, ये प्लस का हो जाएगा इधर, और ये 47 इधर, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 47। अब देखिए इसको करते हैं हम कि बाय बराबर 141/47, किसकी टेबल में जाएगा ये, 7 3 चला जाएगा, देखते हैं 3 नहीं 3, हाँ ठीक है 3 जा रहा है ये, तो ये 47 से 3 की टेबल पर 3 जा रहा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर देख लो आप, अरे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप, यहाँ पर 3 जा, तो बाई बराबर 3 आ गया। अब ये y की वैल्यू कोई इजी वाली इक्वेशन डालो, 3 में डाल, 3 वाली सॉल्व करते हैं ये जो, तो x बराबर y की वैल्यू 3 आ गई, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस इस 3 और इस 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा अपॉन 2, तो कर लो सब्ट्रैक्ट, 4 आ जाएगा, कैंसिल कर दो, तो x बराबर कितना आ गया 2। ये 2 आंसर आ गए हमारे पास, ये और ये। ऐसे क्वेश्चन मतलब आपसे कैलकुलेशन करा सकता है बोर्ड के अंदर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि 2x प्लस 3 बाय इक्वल टू 11, 2x माइनस 4 बाय इक्वल टू माइनस के 24। अब आपको करना ये है कि फाइंड द ये तो एक तो इसको सॉल्व करना है, फिर आगे क्वेश्चन के अंदर मुझे हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द m की वैल्यू निकालनी, फॉर विच y बराबर mx प्लस 3। तो आपको करना क्या है, सिंपली इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी, उसको यहां पर पुट कर देना और फिर m की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मैं इक्वेशन नंबर ये लिख लेता हूं, 2x प्लस के 3 बाय इक्वल टू 11। तो अब आप क्या काम करो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। तो मैं एक काम, अरे यार एक काम करते हैं, बहुत ही अच्छा काम, मैं 2x की वैल्यू निकालता हूं, निकाल दे इक्वेशन नंबर, चलो ठीक है, 1 इसको दे देता हूं, ऊपर वाली को 1 और 2 इसको दे देता हूं, और इस वाली इक्वेशन को ये जो लास्ट में दी 3 दे देता हूं, तो इसको दे देता हूं मैं 4। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने 2x की वैल्यू निकाली, अब ये काम करते हैं 2, यहां पर इक्वेशन नंबर 2 देखो, इक्वेशन नंबर लिखी है 2 कि 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24। तो मैं सीधी 2x की वैल्यू लिख देता हूँ, ये जो है इक्वेशन नंबर 4 से, तो कितनी है 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24।
4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7y, और ये जो था ये इधर प्लस का था, इधर आने के बाद माइनस का। देखो कोई भी नंबर प्लस का या माइनस का उसके फेस के आगे देखो, इधर की साइड में, इधर इधर, तो ये जो 11 है ये प्लस का है। कभी आप इसको देखने लगो, ये साइन नहीं होता, ये तो 3/, का है, ये प्लस का है, तो इधर आने के बाद ये 11 माइनस का हो जाएगा। तो कर लो कितना आ जाएगा 5 और 35, वो भी माइनस के। ठीक है, तो एक तो माइनस से माइनस हट गया, और 7 की टेबल से ये 5 से चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अब आपको काम क्या करना है कि ये y की जो वैल्यू आई इसको इक्वेशन नंबर 4 में रख दो। तो 2x इक्वल टू, ठीक है, 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना आ जाएगा 15। अब यहां से कितना आ जाएगा माइनस के 4, तो 2x, देखो माइनस के 4 इसलिए आया, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो आप जब एक प्लस का एक माइनस का, तो नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हो कि 15 में से 11 गए तो 4 बचे। फिर जो बड़ा वाला साइन होता है, बड़ा जो नंबर होता है उसका साइन लगा दो। जैसे यहाँ पर 15 माइनस का, तो इसका साइन लगा दिया। 2 की टेबल से कैंसिल कर दो, तो x बराबर कितना आ गया माइनस के 2। अभी ये जो आया आप इसके अंदर पुट कर दो, ये इक्वेशन नंबर जो 3 थी, तो मैं यहां लिख देता हूं इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट, क्या है कि y बराबर mx प्लस 3, और आपको पता है कि आपने y की वैल्यू यहां पर कितनी निकाली है 5 m, और x की वैल्यू कितनी निकाली माइनस के 2 और 3 ये रहा। तो इस 3 को इधर मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 और माइनस के 2m, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2m सॉरी 2 और माइनस के 2m, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 1 इक्वल टू माइनस m। तो ये जो माइनस था वो इसके साथ भी लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे m की वैल्यू ऐसे तो नहीं लिखेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई इतना डिफिकल्ट था नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये यहां से एप्लीकेशन शुरू हो जाती है। तो फिर से मैं बता देता हूँ, जो एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं, देखिए लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल की एप्लीकेशन बहुत बनती है, ऐसा नहीं आप बहुत ज्यादा बनती है। तो एनसीईआरटी के अंदर गिनी चुनी एप्लीकेशन दे रखी है। अब मैं तो चाहता हूं कि अगर जब गिनी चुनी एप्लीकेशन दे रखी है तो फिर यही आ जाए एग्जाम में, बस सिंपल सी बात है। अदरवाइज आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसकी, तभी आपको एप्लीकेशन आती है अच्छे से। अदरवाइज तो ये, और इसीलिए इनको 8 क्लास रखा गया है, 8 में रखा गया है, 9 में रखा गया है, 10th में रखा गया, क्योंकि आपको आनी चाहिए। चलो ठीक है, अब मैं आपको जितनी भी हेल्प हो सकती है बताने की वो सारी अच्छे से बताऊंगा। अब जैसे यहाँ पर बोला है कि फॉर्म अ पेयर ऑफ द लीनियर, तो सबसे पहले आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी उसको एक इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेना पहली बात, फिर उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। देखो जब भी एप्लीकेशन आए तो वहां पर वैसा आपको 2 ही मेथड से सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। तो आप एक बार चेक कर लें लास्ट में, कभी ऐसा तो नहीं होला कि कभी क्वेश्चन के बीच में उसने बोल दिया कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि हम ये जो सीख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा। सेम क्वेश्चन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। चलो ठीक है, कर दे। तो डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। देखिए 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 26 है, ओके। और 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है। तो अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। चलो ठीक है, पहले यहां पर थोड़ा सा बता ही देता हूं। अगर आपसे डिफरेंस मान लो, सपोज करो आपके पास 2 नंबर है, एक x है एक y है। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? देखिए डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करना। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है अगर x माइनस वाई, और इसका मतलब ये भी हो सकता है y माइनस x, क्योंकि आपको नहीं पता कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है, तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन करो तो आपको या तो भाई ये वाले दोनों केस लिख कर दिखाओ, या फिर आप एक काम कर लो, शुरू में ही लेट कर लो कि भाई ये नंबर बड़ा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पर शुरू में ही लेट कर लेता हूँ, क्योंकि अगर आप ये 2 केस लेते हो तो एक्चुअली थोड़ा बढ़ जाता है क्वेश्चन, और कोई नहीं, आपको दोबारा सॉल्व, मतलब उसकी वर्किंग को दोबारा सॉल्व करना पड़ता है, तो ये बहुत जरूरी होता है और दिखाना पड़ता है आपको।
तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या है, कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो मैं एक नंबर को x लेट कर लेता हूँ और दूसरे नंबर को y लेट कर लेता हूँ। लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकंड नंबर भी बाय। और एक बात, क्या आपको, या अगर आपको एक बार ये दिखाना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू एक्स, आप ये भी दिखा सकते हो कि x बड़ा है, ठीक है, x बड़ा है y से। अगर आपने ये नहीं दिखाया, ये वाला ये सिस्टम, ठीक है, अगर आपने ये नहीं दिखाया, सच दैट लिख दो इसको, कि मतलब आपने जो सच दैट, आपने, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो x और y लेट किए हैं, x को फर्स्ट नंबर और y को सेकंड नंबर लेट किया है, तो इसमें बड़ा कौन सा, तो आपने कैसा y बड़ा है। अगर आपने ये नहीं लगाया है तो इसका मतलब दो रिजल्ट्स आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। एक बार तो आपको दिखाना पड़ेगा ये, और फिर एक ये। तो आप अगर इससे बचना चाहते हो तो आपको शुरू में ही ये कर लेना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबरों के बीच में डिफरेंस ये, तो आप लिखोगे कि y माइनस एक्स इक्वल टू 26। डिफरेंस का मतलब यही होता है कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो। मैंने यहां से y में से ये कर दिया। उसके बाद वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर यानी फर्स्ट नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो आप करो, तो उसने क्या बोला है, देखो यहां पर क्वेश्चन को पढ़ो। इस क्वेश्चन के अंदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के अंदर दो कंडीशन गिवन होगी। एक कंडीशन तो यहां तक गिवन होगी जिससे एक इक्वेशन बन गई, दूसरी कंडीशन और गिवन होगी, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स। तो मैं यहां पर जो x है, x क्या है, आप ये भी कर सकते हो कि मैं आपको एक लॉजिक बताता हूं कि आपने बोला है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स। इसमें ये हाँ गलती होने के चांसेस है। यहाँ पर एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स। अब ये बताइए क्या x y का 3 टाइम होगा या फिर y x का 3 टाइम्स होगा। लॉजिक है क्वेश्चन के अंदर। अगर आपने उल्टा सुल्टा कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए आपने यहां पर क्या लेट किया कि y बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये हुआ y ही तो होगा ना बड़ा नंबर। भाई 3 टाइम होने का मतलब क्या हो गया, देखिए इधर देखिए, यहां मैं, आपके पास एक नंबर है, एक सपोज करो आपके पास एक नंबर है 5 और एक का नंबर है 10। तो वो ये कह रहा है कि एक नंबर जो है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला नंबर इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको जैसे लिखी हुई तो उसकी वजह से पता नहीं लगेगा, ठीक है। अकॉर्ड ये कर लेते हैं। अब एक मेरे पास ये बन गए, तो मैंने यहाँ पर वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर्स। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं रखने के लिए जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है कि y माइनस एक्स इक्वल टू 26 ये, और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर मैंने सेकेंड इक्वेशन से रख दी 26। तो कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू 26। तो x बराबर 13, ठीक है, x बराबर 13। x की वैल्यू आ जाएगी और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यू रख दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस के 3x, और y की x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 13 आ गई। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 13, तो कितना आ जाएगा ये। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो हमारे पास दो नंबर कौन से आ गए, एक नंबर आ जाएगा, आप लिख देना इसको कि पहला नंबर आ जाएगा हमारे पास 13 और दूसरा आ जाएगा, ये बाई लिया था आपने, तो दूसरा आ जाएगा मेरे पास 39, ठीक है। ये आंसर। देखो क्वेश्चन के अंदर गलती, इन क्वेश्चनों के अंदर अगर आपने पढ़ने में या किसी भी चीज में गलती की तो देखिए क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और ये एक चीज पर डिपेंड नहीं करता कि आप यहाँ पर 10th क्लास के अंदर ही पढ़ रहे हैं, बस आप ये 9th क्लास 8th क्लास के अंदर भी सारी चीजें, क्यों इसीलिए बताएगी क्योंकि आपको ये एप्लीकेशन आए। अगर नहीं आती है तो
और एक और बात, ये प्रॉब्लम सभी को होती है कि कुछ तो फॉर्म ही नहीं कर पाते इन इक्वेशन को, तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखिए, पहले मैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं, मान लो आपके पास दो एंगल है, एक एक्स और एक वाई। तो सप्लीमेंट्री ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम, इन दोनों एंगलों का सम 180 हो जाए। ठीक है, दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर उनका सम 180 हो जाए दो एंगल का। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा ये जो शब्द है यहाँ पर सप्लीमेंट्री किसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं और फिर हम पढ़ते हैं। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। देखिए, यहाँ पर आपको ये भी दिखाना पड़ेगा, मतलब दो एंगल ले लो, लेट एंगल वन एंगल बी एक्स। ठीक है, लेट फर्स्ट, आप लिख सकते हो ऐसा, फर्स्ट अपनी लैंग्वेज। देखो इसके अंदर मतलब अगर आपने रट्टा बट्टा सा मारा तो देखो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर आपको हर एक क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि भाई क्या लिखे। तो इसलिए समझना है क्वेश्चन को और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स। ठीक है, एंड सेकंड एंगल बी है ये, बी बाय। ठीक है, ये दे दिया। अब देखिए फिर से क्वेश्चन की नोट। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जब भी एप्लीकेशन है क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, कई बार पढ़ना है, कहीं छूट तो नहीं गया, कहीं गलत तो नहीं कर दिया है, कभी कुछ और तो नहीं दे रखा है। उसने होता है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये शब्द बोल देना सप्लीमेंट्री एंगल, जैसे ये बोला है बस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एक और बात, आपको सच दैट ये मानना है कि जो x है ये बड़ा है y से, क्योंकि उसने बोला है लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल। दो लार्जर ऑफ द टू मतलब दो सप्लीमेंट्री एंगल है हमारे पास x और y, और उसमें जो लार्जर है, तो आपको नहीं, अगर आपने ये लेट नहीं करा तो आपको पता भी नहीं लगा कौन सा बड़ा है। अगर मैं इस चीज को ना लिखूं तो आप पता ही नहीं कर पाओगे कि भाई ये बड़ा कौन सा है, क्योंकि वेरिएबल है। तो इसलिए आपने ये ऐसा एक्स और वाई को लेट कर लिया और आपने ये दिखा दिया कि एक्स बड़ा है। भाई यहाँ पर देखो, एग्जामर बहुत सारी चीजें चेक करता है, मतलब बहुत ही कम एग्जामर होते हैं बोर्ड के अंदर जो ऐसी मार्क्स काट लेते हैं। अगर आपने गलती की है तभी काटते हैं, हमने भी कॉपी चेक की है। तो अब क्वेश्चन नंबर, हाँ ये इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म होगी, फिर से रीड करते हैं। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो जो सप्लीमेंट जैसी शब्द बोला सप्लीमेंट्री, तुरंत मैंने इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म कर दी। वो कह रहे हैं लार्जर एंगल, दो जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं इसके अंदर से जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला तो हमने बोला एक्स, ये क्या है एक्सीड्स है। देखिए यहाँ पर मैं दो चीजें बताऊंगा, इसको या तो आप ऐसे लिखो एक्सीड्स का मतलब प्लस का साइन लगाना किससे ज्यादा है, एक्सीड्स बाय 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल y है और ज्यादा कितना है 18 डिग्री। या तो आप ऐसा बना सकते हो, या दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बड़ा कौन सा है। बट अगर जैसे बड़े में से ही छोटा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मेरी बात समझो। उसने बोला कि जो लार्जर एंगल है वो ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादा में से ज्यादा वाले एंगल में से कम वाला एंगल सब्ट्रैक्ट किया जाए। एक्सीड का मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा है, तो इसको ऐसे तो लिखा जाएगा, कितना ज्यादा है उसको यहाँ लिख दो 18 ज्यादा है। देखो ये जो लैंग्वेज होती है ना, जैसे मैंने कहा ये लैंग्वेज, इन्हीं लैंग्वेज पर कब, मतलब आप सच बताऊं तो आप पता नहीं क्या कर दोगे, मतलब कहीं ना कहीं गलती कर दोगे यहीं इसी स्टेटमेंट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन तो सॉल्व चुटकी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये छोटी सी जो बात लिखी है इसको डिकोड करना कि क्या लिखा हुआ है एक्चुअल में। अगर आपको डिकोड करना आ गया तो देखिए आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसका मतलब जैसे उसने यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोला है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल उसमें से जो बड़ा वाला है वो क्या है
बड़े वाले को मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, और इसकी जगह इक्वल का साइन लगाया। एक्सीड्स है तो मैंने यहाँ प्लस लगा दिया। बड़े वाले से उसने बोला कि बड़ा वाला छोटे वाले से बड़ा है, ज्यादा है, तो मैंने प्लस का साइन लगाया, बाई लिखा, प्लस का साइन लगाया। कितना ज्यादा है? 18 बस। या तो फिर सीधा आप ऐसे लिखो इसको कि आपको पता है कि बड़े से बड़ा वाला ज्यादा है, जैसा आपको ठीक लगे। तो जैसा भी आप इक्वेशन फॉर्म करना चाहो, मतलब आप समझने की बात होती है, बात एक ही है। तो आप इक्वेशन नंबर 2 थी। अब देखिए इक्वेशन नंबर ये तो ही 1 के अंदर मैं ये वैल्यू रखने के लिए जा रहा हूं। तो 1 इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाई दैट x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ पर मैं ये वाली x की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा? y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 18। और कितना हो जाएगा? 1 बाई ये लिखा हुआ, 1 बाई ये, तो 2 बाई आ जाएगा प्लस के 18 इक्वल टू 180। ये 180 है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ ये इधर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 बाय और 180 में से मैंने 80 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो देखो कितना आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, 10 तो 81 था क्या? 80, एक सेकेंड, गलती होगी क्या? हाँ ना, 18 था, 18 ही है, 18 है, सॉरी 18 ही है। हाँ ठीक है। तो हाँ ठीक है, मुझे लगा शायद ये 81 लिखा हुआ है कि हाँ 18 ही है। तो कितना आ गया ये? आप करो तो आ जाएगा 2 10 2 और कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7 1 6 यानी 160। देन 2 y आ गया। तो y की वैल्यू निकालो, कैंसिल करो इसको। तो 2 8 जा ये, ठीक है। अब देखिए ये y की वैल्यू आप यहाँ रख दो 2 के अंदर। तो 2 इम्प्लाई दैट, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? x बराबर y की वैल्यू रखो, y प्लस ये लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू आपने निकाली 81 और यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कर दो, ये 9 आ गया और ये भी 9। तो x बराबर कितना आ गया ये? तो आप लिख दो ना कि एंगल x, एंगल जो x बराबर कितना आ जाएगा? 9 डिग्री। डिग्री लगा देना भैया, एंगल की बात हो रही तो डिग्री जरूर बनती है, वरना तो वो एग्जामर वहीं पर लाल पेन घुमा देगा। और y बराबर कितना आ गया? हैंस ऐसे लिख देना, हैंस x बराबर ये, x बराबर और y बराबर ये। तो y की वैल्यू कितनी थी? कहाँ निकाली मैंने y की वैल्यू? हाँ 81 डिग्री, ये लगा देना। कुछ चीजें हैं कि वहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। तो अब जल्दी जल्दी में पता लगा आपने यही छोड़ दिया तो फिर एग्जामर काट ही लेगा मार्क्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा, पढ़ते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800। लेटर द सी बायस बैट्स एंड 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ये 1750 रुपए। वो कह रहा है कि एक कोच है, ठीक है, क्रिकेट टीम का, उसने 7 तो बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी और 3800 रुपए उसने दे दिए टोटल अमाउंट, इनका दोनों खरीदने के बाद। उसके बाद दोनों का मतलब ये बैट्स और ये 7 बैट्स खरीदे उसने और 6 बॉल्स खरीदी, तो टोटल उसका अमाउंट जो बैठा 3800 बैठा उसने दे दिए। उसके बाद में क्या हुआ, उसने 3 बैट्स खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी, तो उसको 1750 रुपए देने पड़े। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको ये पता हो कि जो एक बैट है उसकी कॉस्ट कितनी है तो आप 7 बैट की निकाल सकते हो। अगर आपको पता है कि, मैं ऐसी एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक पेन है, एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है, तो क्या आप 2 पेन की कॉस्ट बता सकते हो? आप कोर्स की 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होगा। तो हम एक लेट कर लेते हैं कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी x, let cost of each bet be x ले लेते हैं। और क्या ले भैया? रूपी लगाना जरूरी है, अगर नहीं लगाया तो फिर वो एग्जामर लाल पेन घुमा देगा आपके उसमें। और कॉस्ट ऑफ ईच, देखिए लैंग्वेज क्वेश्चन में सबने आपसे ही देखनी पड़ती है, रटना कुछ नहीं है। ईच बॉल
बी बाई रुपी। ठीक है, ये मैंने रुपी का साइन बना दिया। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। उसने 7 वैट्स खरीदे, तो हमको पता है 1 वैट्स की कॉस्ट जो है x है, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x प्लस, और फिर क्या किया उन्होंने 6 बॉल्स खरीदी, तो हमको पता है 1 बॉल्स की कॉस्ट कितनी है बाई रुपी, तो 6 की कितनी हो जाएगी 6 बाई, और टोटल कितना देना पड़ा उसको 3000। ये इतने और इतने खरीदने का उसको ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। सेकंड को पढ़ते हैं। अब उसने 3C बाय 3 बैट्स खरीद लिए, और हमको पता है हमने 1 बैट्स की कॉस्ट, एक जो बैट है उसकी कॉस्ट x मानी है, तो 3 की 3x हो जाएगी। और 5 बॉल्स जो है खरीदी उसने, तो हमको पता है कि 5 बाय बॉल्स खरीद, उसकी एक बॉल की कॉस्ट 5 रुपी है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 5 बाय, और कितने दिया इसने टोटल 1750। इक्वेशन नंबर 2। देखिए इक्वेशन बड़ी होने वाली है, जैसे मैं आपको बता दूं, आप कैसे भी कर लो, क्योंकि वेरिएबल कोफिशिएंट ही एक दूसरे के बहुत अपोजिट आ रहे हैं। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो अब आप इसको एलिमिनेशन में, हालांकि आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। आप इक्वेशन नंबर, हम जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 कुछ भी निकाल लो, आपकी मर्जी है। कि 7x प्लस 6 बाय इक्वल टू ये, तो यहां से मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, तो 6 बाय इक्वल टू 38 माइनस के 7x, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3807 माइनस 7x अपॉन 6। इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं मैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर मैंने 3 दी, ये ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो इक्वेशन नंबर ये थी, इसके अंदर इस y की वैल्यू रख देता हूं, तो रख देता हूं यहां पर। तो कितनी है इक्वेशन नंबर 2, 3x प्लस 5, सीधी वैल्यू रख रहा हूं मैं, तो ये है मेरे पास 3800 माइनस 7x, ब्रैकेट लगा देता हूं, और 6 इस इक्वेशन में मैंने रख दी, और ये इसको मैं जरा हटा देता हूं, इक्वल टू, अब जरा ठीक से लिख लेना इसको, 750। ठीक है, ये आ गया। तो आप इसको मतलब जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। कि अब एक काम करते हैं कि ये जो लिखा हुआ है 3x, थोड़ा सा 5 की आप यहां मल्टीप्लाई कर लो। ये जो लिखा हुआ है 38, ये 38 है, तो कितना आ जाएगा 3085 40, कितना हो जाएगा, हाँ 3, एक सेकेंड, 38 लिखा हुआ है, ये मैंने शायद, हाँ चलो यार, इसको मतलब अच्छे से करते हैं सॉल्व। चलो ठीक है, तो मेरे पास एक बार मैं देख लेता हूँ, मैंने शायद ये मुझे, हाँ 3x लिखा हुआ है, 5 y की वैल्यू 38 और ये थी, तो मैं यहाँ पर वो ले लेता हूँ यार, एलसीएम ले लेता हूँ 6 का, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 18x प्लस 5 और 3800 माइनस के 7x, और ये जो ये देखिए मैंने ये लिखा, और 1750, इसकी 1750 की उधर में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो कितना आ जाएगा, बड़ा तो होएगा ही क्वेश्चन, 18x, और 5 की अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 5 जो है इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, तो 00, और कितना हो जाएगा 40, 8 पंजे 40 और 15, तो ये आ जाएगा, और 5 की यहाँ करते हैं तो ये आ जाएगा 35x, और 6 की यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो 6, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5, और बड़ा नंबर सा आया, देख लेते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके, इसकी कोई गलत तो नहीं, 60, 6 पंजे 30, 3 और कितने हो गए, ठीक है, और हाँ ठीक है आ गया। अब इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, इधर सॉल्व कर लेते हैं हम, 8 ये हो जाएगा, यहाँ पर ए ऐसे लिख देता हूं मैं इसको,
और 1000, अच्छा ये 1000 नहीं रहा अब 30 है, तो सॉल्व कर लेते हैं इनको। तो इधर ये आ जाएगा, 2 जीरो में से 2 जीरो गए, 2 जीरो बचा 5, तो ये 5 ही आ जाएगा। अब क्या बचा, इतना सॉल्व हो गया तो कितना आ जाएगा, अरे यार ये तो मैंने उल्टा ही कर दिया। नेक्स्ट पेज पर मैं लिख देता हूँ जरा, 1 सेकंड के लिए। नहीं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर सॉल्व इसको, ये काफ़ी कैलकुलेशन बड़ी किचपिच हो गई है। तो कितना आ गया, 15 हो जाएगा इसमें से 15 हो गया, तो 8 तो 7 रह जाएगा, x लगा दो, और यहाँ पर बचा 2, तो ये 1 रह जाएगा, वो भी माइनस का, ये कुछ नहीं है। अब ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा है। ये 19,000 और ये 10,000 लिखा हुआ है, तो इसमें से आप 19,000 में से 10,500 सब्ट्रैक्ट करो, कुछ ज़्यादा ही नहीं है, 1 सेकेंड, 500 ही है, तो 00 ये आ गए, और 10 5 यहाँ कितना रह जाएगा, 8, हाँ ठीक है, तो ये आ गया। और कितना माइनस का, क्योंकि माइनस वाले आ जाएंगे, ठीक है अब आ गया। अब देखिए माइनस से माइनस हट गया, 17 से कैंसिल कर दो इसको, तो कितना आ जाएगा, x बराबर 17 पंजे 85, यानी 500, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 500 रुपी। अब देखो मैं आगे कर रहा हूँ, x बराबर कितना आ गया मेरे पास, नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ मैं, x 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 500 रुपी, और पीछे कितना दिया हुआ है हमारे पास, y की वैल्यू भी चाहिए, तो कैसे निकालें आप, कोई सी एक इक्वेशन ले लो, किसी भी इक्वेशन ले लो आप, यही ले लो, तो कितना है 3800 माइनस 3800, y बराबर 3800 माइनस के 7x/5। एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ ठीक गलत तो नहीं है, 6 लिखा हुआ है, ये 6 है। अब ये उसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 3800 और 7 मल्टीप्लाई, अभी कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम के 6 लिखा हुआ है, ये काफ़ी परेशान कर देते हैं कैलकुलेशन के अंदर। तो कितना आ जाएगा 00, और कर लो 3800 में से 3500 खत्म कर दो, तो कितना बच जाएगा 300, और इसको कर दो, तो कितना आ जाएगा, y बराबर ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट कितनी आ गई y की और उसकी 500 आ गया, ठीक है। आप लिख देना थोड़ा सा वो लैंग्वेज वगैरह, कुछ क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए पहला मैं मतलब एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अब जरा समझें आप, मतलब क्या कहता है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट, ठीक है, टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। समझिए इस बात को, देखिए वो ये कह रहा है कि अगर भैया आप दिल्ली की बात बता देता हूँ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है आपको, कुछ भी ऑटो करके, तो वो ये कह रहा है कि अगर सपोज करिए जितनी भी दूर है, तो आपको इसका जो पेमेंट करना पड़ेगा वो किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा। एक तो पेमेंट किलोमीटर के हिसाब से, दूसरी बात आपको उसने फिक्स अमाउंट बोल दिया कि आपको फिक्स अमाउंट भी देना पड़ेगा। मतलब वो ऐसा है कुछ जो है कि भैया अगर आप 1 किलोमीटर गए तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के, ठीक है, और 10 रुपए और फालतू देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। मतलब टोटल कितने देने, अगर आप टोटल आपको कितने देने पड़ गए 1 किलोमीटर के, तो 1 किलोमीटर के हो गए आपके पास 10 रुपए तो ये, और 15 रुपए ये, यानी टोटल उसको 25 रुपये देने पड़े। तो ये वाला केस है यहाँ पर कि जो कोई भी पर्सन है वो टैक्सी जब भी हायर करेगा तो एक तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा कि भाई आपको चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ, 2 जाओ, 3 जाओ, आपको इतने पैसे देने ही देने हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कह रहा है कि दूसरा जो चार्ज है वो दूसरा पर किलोमीटर के हिसाब से, 1 किलोमीटर जाओगे
तो आपको इतने देने पड़ेंगे, 2 किलोमीटर जाओगे तो इतने देने पड़ेंगे, तो पर किलोमीटर के हिसाब से है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर इतना क्वेश्चन रीड करके मुझे ये समझ में आ गया। अब देखते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ द 10 किलोमीटर, वो 10 किलोमीटर दूर गया, इसका मतलब अगर एक तो उसको फिक्स चार्ज देना पड़ेगा जितना भी होगा उसका, सपोज करो मैंने फिक्स चार्ज बोल दिया एक्स, और जो पर किलोमीटर के हिसाब से गया वो कि 1 किलोमीटर पर आपको 22 रुपये देने पड़ेगा, तो उसको 22 पैसे देना पड़ेगा। टोटल कितना देना पड़ेगा उसको, 105 रुपए। ये हो गया। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि भैया फिक्स चार्ज भी, फिक्स चार्ज जो देना पड़ रहा है वो एक्स है, तो लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, ठीक है, लेट फिक्स चार्ज बी एक्स रुपी, और एंड ये रुपी का साइन लगा हुआ है, और पर किलोमीटर जो चार्ज लेगा, लेट एंड पर किलोमीटर उसका जो चार्ज है पर किलोमीटर का वो कितना है, पर किलोमीटर का चार्ज है उसका बी बाई रुपी, ये चार्ज है। तो देखिए फिर से, अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, मतलब अगर एक उस सिटी में जो है तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, और चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब आप जितनी दूर जाओगे फिर उसका चार्ज भैया उस हिसाब से चार्ज लगेगा, मतलब फिक्स तो देना ही है। ठीक है, जैसे फॉर ए डिस्टेंस अगर आप 10 किलोमीटर गए तो आपको क्या काम करें, एक तो एक्स रुपये देने फिक्स चार्ज, ठीक है। फिर उसका क्या है कि जैसे वो कह रहा है अगर 1 किलोमीटर जाओगे तो 22 रुपये, 2 किलोमीटर जाओगे तो 2/3, 3/10 जाओगे तो 10 बाई पैसे देने पड़ेंगे आपको। तो टोटल वो कह रहा है कि उन्होंने टोटल 105 रुपए दिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। दूसरे में कहता है फॉर अ जर्नी ऑफ द 15 किलो, अगर आप 15 किलोमीटर गए, मान लो 15 किलोमीटर गए, ठीक है, 15 किलोमीटर आप चले गए और 1 किलोमीटर का आपको 22 रुपये देना पड़ रहा है, तो 15 का कितना देना पड़ेगा, 15 एक तो ये देने हैं, और दूसरी बात आपको फिक्स चार्ज भी देना है। तो फिक्स फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 इक्वल टू, और टोटल चार्ज कितना दिया उसने 155 रुपए। दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो किसी भी एक इक्वेशन से आप एक x की वैल्यू निकालो, क्योंकि x की वैल्यू निकालना आसान है। तो कितना आ जाएगा 105 माइनस ये इक्वेशन नंबर 3। तो आप ये वाली जो इक्वेशन 1 से आपने जो x की वैल्यू निकाली वो दूसरी में रख देते हैं। तो क्या है दूसरी इक्वेशन कि x प्लस 15 इक्वल टू 155। तो x की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 105 माइनस के 10y प्लस के 15 इक्वल टू 155। ठीक है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। मेरे पास थोड़ा सा टैब में आगे स्लाइड लेने में उसमें प्रॉब्लम ये है कि मैं पीछे वक्त देखना पड़ता है मुझको। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये 10 बाय माइनस का है और ये 15 बाय प्लस का है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 5 बाय, और ये जो 105 लिखा हुआ है ये प्लस का है भैया, ये प्लस का है, प्लस का आगा। यहाँ देखते हैं यहाँ पर साइन, यहाँ नहीं देखते, कभी आप सोच रहे हो कि ये है, ये नहीं है, ये 105 प्लस का है क्योंकि इसके फेस के आगे लिखा हुआ है। तो ये इधर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ गया 155 माइनस 105, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये, और 5 यानी मेरे पास कितना आ गया 50 आ गया। तो मैं 5 से कैंसिल कर देता हूं, तो कितना आ गया, यानी उसका जो चार्ज है पर किलोमीटर का, ठीक है, पर किलोमीटर चार्ज है उसका 10 रुपए है। तो यहां पर इसका पर किलोमीटर चार्ज इज 10 रुपए, 10 रुपए से चार्ज लेगा वो। अब आपके पास बाई की वैल्यू आ गई, तो अब आप क्या काम करो, एक सेकंड करो, मैं जरा ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यही कर देता हूँ सॉल्व, भाई इरेजर ले लेता हूँ, ठीक है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है, हालांकि इसका कोई इसका तो रोल नहीं था इधर, बस ये समझाने का था। हाँ ठीक है, तो 10 रुपए आ गए हमारे। अब हम क्या काम करते हैं, ये इक्वेशन ले लो, इक्वेशन तीसरी वाली। तो तीसरी वाली इक्वेशन क्या है कि x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है। तो
अब 10 मल्टीप्लाई 10, बाई की वैल्यू 10 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 105 माइनस 100 तो कितना आ गया 5। तो x बराबर कितना आ गया, इसका मतलब उसका जो फिक्स चार्ज है उसकी कॉस्ट कितनी है 5 रुपए। वो कह रहा है कि भैया 10 रुपए पर घंटे के हिसाब से लूंगा, वो सॉरी पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा और 5 रुपए फिक्स अलग। ठीक है, तो ये आ जाएगा फिक्स चार्ज। आप लिखो, यहां लिख देता हूं, फिक्स्ड चार्ज इज 5 रुपी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कभी आप सोच लो कि कितना, मतलब ये उसने पूछा है क्वेश्चन आगे, ये बताइए हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर जाना तो सिंपल सी बात है, 10 रुपए किलोमीटर तो पैसे दे देगा वो कि भाई 10, क्योंकि हमने ये निकाला कि 1 किलोमीटर के 10 रुपए देगा, तो 25 किलोमीटर कितने जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर, तो आप लिखोगे इसको और के टोटल चार्ज, टोटल सेकेंड पार्ट चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर तो कितना आ जाएगा। एक तो देखो कितना देगा, एक तो उसको 5 रुपए देने ही पड़ेंगे भैया, और 25 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर के उसको 10 रुपए देने पड़ रहे हैं, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 250, तो कितना आ गया यहाँ पर 255 रुपी देने पड़ेंगे उसको। तो देखिए अब क्वेश्चन, मतलब ये जो है क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये दे सकता है बोर्ड वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि अ फ्रैक्शन becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator. If 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. फ्रैक्शन बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। तो आप सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में लेट करोगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, ऊपर वाला न्यूमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला कि अब फ्रैक्शन बिकम्स, एक फ्रैक्शन जो है 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखा है दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, तो 2 मैंने न्यूमिनेटर में ऐड कर दिया और 2 ही डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, और फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11। फिर से पढ़ देता हूं, मैंने एक फ्रैक्शन लेट करा, वो कह रहा है कि अगर आप ऊपर वाले में और नीचे वाले में दोनों में 2 ऐड कर दिया, तो जो नई वैल्यू आएगी वो 11/9/11 के इक्वल आएगी। ठीक है, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 11 की इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो 11 की इस x में करोगे तो ये आ जाएगा 11x, 11 की यहां पर करोगे तो ये आ जाएगा 22, 9 की यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 9y, और 9 की यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18। अब देखिए इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं, इक्वल टू 18 माइनस के 22, तो कितना आ जाएगा यहां से, ये आ जाएगा -4। अब नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, मैं जरा ये लिख दूं इसको कि 11x माइनस के 9y, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ देखिए, if 3 is added to the both numerator and denominator, it becomes 5/6। तो यहां ले लेते हैं हम, मैं यहां पर लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो अब जैसा ये एक फ्रैक्शन था, इसके न्यूमिनेटर में अब इसने यहां भी और यहां भी 3 ऐड कर दिया, तो मैं 3 ऊपर और 3 नीचे ऐड कर देता हूं। अब फ्रैक्शन कितना हो गया 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 की पहले यहां मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 6x
और इस 6 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 18, ठीक है। 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 बाय प्लस, और इस 5 की यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 15, ठीक है 15। तो इसको और इसको एक साइड कर लो तो 6x माइनस 5 बाय, और ये 15 लिखा हुआ है माइनस के 18, तो कितना बचा, माइनस के 3 आ गया। तो 6x माइनस के 5 बाय। अब आपका एक काम करो कि किसी भी थोड़ा सा क्वेश्चन आप कोर्स बड़ा होएगा, किसी भी एक मतलब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक ये आ गई और ये, तो किसी भी एक इक्वेशन से आप ये वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है 11x माइनस ये, और इससे एक इक्वेशन ये है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। आप मतलब जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 ये जो लिखी है, इस समय x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो कैसे, इसको यहीं छोड़ दो और इसको ये इधर माइनस का उधर आकर प्लस का कर दो, और x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4/11, ठीक है। ये 11 इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दो। अब ये जो वैल्यू आई इसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के अंदर, तो कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 9y और प्लस का 4/11, और ये जो माइनस का 5 था इसको 5y ऐसे लिख दिया अपॉन 3। अब यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, ये तो ऊपर वाला तो ऐसे लिखा मैंने 9y प्लस के 4, और कितना आ जाएगा एलसीएम, ये एलसीएम आएगा 11 इक्वल टू माइनस के 3। अब आप इस 3 की यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया हमारे पास, और मैं इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर तो 9 6 कर देता हूं इसको, और 6 की यहां मल्टीप्लाई कर दे, और माइनस के 55 y इक्वल टू माइनस के 3, और देखो इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस के, यहां लिख दे तो माइनस के 33। अब ये 54 y लिखा हुआ है, और ये 55 माइनस के y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब माइनस का y आ जाएगा, और ये जो 24 था ये इधर प्लस का था, उधर आकर मैं इसको माइनस का कर देता हूं, तो माइनस के 33, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, दोनों माइनस के हो गए, ये आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाएगा 5, तो 22 से y कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 57। तो हमारे पास, एक सेकंड कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, 33 एक y आ गया, अरे हाँ ये 24 जो था 24, यहाँ पर माइनस की गड़बड़ हो गई है कहीं, कहाँ, ये माइनस का आना चाहिए हमारे पास, एक सेकंड, ये प्लस का था तो माइनस का, इधर माइनस का था कहीं, तो एक सेकंड की ट्रांसपोजिंग में दिक्कत हो गई है, कहाँ पर हो गई, अरे हाँ ये देखिए ये साइन यहाँ गड़बड़ हो गई है, ये माइनस का था मैंने यहाँ प्लस कर दिया, ये प्रॉब्लम हो गई। तो बस यहाँ माइनस का कर देता हूँ और यहाँ प्लस का कर देता हूँ इसको, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 9 आएगा ये, ठीक है, ये माइनस का 9 आ जाएगा। तो अब हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 9, यही गड़बड़ हो रही थी। अब ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, किसी भी एक इक्वेशन में x y की वैल्यू रख देता हूँ, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, तो x बराबर, ये हम किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल दो, बड़े आसानी के साथ मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर में डाल देता हूँ, ये आ जाएगा कि 9 मल्टीप्लाई 9 और अपॉन 11। तो आप सॉल्व कर लो इसको, तो कितना आ जाएगा सर, ठीक है
तो ये आ गया ये। तो फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास, सॉरी फ्रैक्शन कितना आ जाएगा हमारे पास, फ्रैक्शन आ जाएगा x अपॉन y का, और आपने x की वैल्यू निकाल ही ली, ठीक है, और तो कितना आ जाएगा ये दिस इज द आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं, मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये एज वाले क्वेश्चन है। तो एज वाले क्वेश्चनों के अंदर क्या होता है कि आपको अगर सपोज करो अगर किसी की एज, मैं कहता हूं कि 10 साल है, प्रेजेंट आज की एज, और मैं उससे बोलता हूँ कि 3 साल पहले उसकी एज कितनी थी, तो 3 साल पहले वो बोलेगा पहले 7 साल, और मैं उससे ये बोलता हूँ कि 5 साल बाद कितनी थी तुम्हारी प्रेजेंट एज, तो बोलेगा 15। देखो उसने इस प्रेजेंट एज में जैसे मैंने पूछा कि 3 साल पहले कितनी थी, तो उसने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 10 में से, ठीक है, और मैंने पूछा 5 साल बाद कितनी होगी, तो उसने क्या किया, 5 साल बाद कैसे पता करा कि अच्छा 5, भैया प्रेजेंट एज मेरी 10 है और प्रेजेंट एज में मैं 5 साल और ऐड कर देता हूं तो मेरी 5 साल के बाद एज आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं इसके अंदर अगर आप प्रेजेंट एज लेट कर लेते हो और प्रेजेंट एज के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट एज आपको दे दी और उससे पीछे जाना है आपको, मान लो कि 5 साल पहले, तो आप प्रेजेंट एज में से 5 साल कम कर दो। अगर आपको 5 साल आगे जाना है तो प्रेजेंट एज में 5 साल आप आगे कर दो। तो हम इसी लॉजिक पे ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कोई ज्यादा वो नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेते हैं, एनसीईआरटी का है। देखिए 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद में, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। देखिए 5 years hence the age of the Jacob will be 3 times that of his son। तो सबसे पहले हम इनकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट, ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, जैकॉब की कर लेते हैं पहले, बी, ठीक है, इसको एक्स ले लेते हैं, एक्स, और गलती मत कर देना है, ईयर्स लगाना जरूरी वरना मार्क्स काट ले वो। और इसके बेटे की एज ले लेते हैं, बेटा ही है इसका, हाँ, प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी बाय ईयर्स, ठीक है। अब फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या कहता है कि 5 years hence, 5 साल के बाद, hence का मतलब होता है बाद में, तो मैं 5 साल के बाद दोनों की एज निकाल लेता हूं, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, तो जैकॉब की एज कितनी आ जाएगी, आप लिखोगे जैकॉब्स एज इक्वल टू, अब देखिए प्रेजेंट एज उसकी x है, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 5, ठीक है, बाई लगा दो ये, भाई प्रेजेंट एज उसकी, आज की एज जो है उसकी x है, और मुझको 5 साल के बाद कितनी निकालनी है, तो आप प्रेजेंट एज में 5 साल प्लस कर दो, ठीक है। अब उसके बेटे की 5 साल के बाद एज निकालते हैं, तो हम उसके बेटे की 5 साल के बाद तो लिख देते हैं सन्स एज इक्वल टू, सन की एज जो है 22 है, प्रेजेंट एज 22 है, 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी एज में 5 साल और ऐड कर दो, ईयर्स लिख देता हूं मैं। अब फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन फिर बार बार पढ़ने पड़ेंगे। उसने बोला कि 5 years hence, 5 साल के बाद, एज ऑफ जैकॉब, मतलब 5 साल के बाद जैकॉब की एज ये वाली, विल बी, मतलब इसकी जो एज है कितनी होगी, विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। देखिए मैं पहले एक इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं, तो 5 साल के बाद जैकॉब की एज कितनी है, x प्लस 5, विल बी का मतलब हो जाएगा, इक्वल का साइन लगा दो, 3 times, 3 गुना कर दो, किसको 3 गुना करना है, दैट ऑफ हिज सन। देखिए ये यहाँ पर काफी सारी चीजें इंग्लिश भी मैटर करती है, तो सन की एज कितनी है 5 साल के बाद, y प्लस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं एक काम करता हूं, चलो बाद में वो कर लेंगे हम, कि यहां से सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5,
अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3y और ये आ जाएगा 15 और मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 3y प्लस के 15 माइनस के 5 और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3y प्लस 10 और इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है उसने कि 5 years ago, दूसरा पार्ट देखिए 5 years ago, 5 साल पहले। तो जैसे ही ऐसा शब्द बोला 5 साल पहले, तो मैं 5 साल पहले जाता हूं उसको। 5 साल पहले चलते हैं, तो आप लिखोगे 5 years ago, 5 years ago। तो 5 साल पहले देखिए प्रेजेंट एज जैकब की x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी उसकी x माइनस 5, क्योंकि देखो अगर आपकी, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आपकी प्रेजेंट एज 20 साल है आज, तो भाई 5 साल पहले कितनी, तो आप बोलोगे 15। मैं बोलता हूँ कि आज आपकी एज 20 साल है और 5 साल के बाद कितनी होगी, आप बोलोगे 5 जोड़ दो तो मतलब 25 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं 5 साल पहले एज निकाल रहा हूँ, तो 5 years ago। तो जैकब की एज निकाल देते हैं, जैकब्स एज। तो प्रेजेंट एज उसकी x है, 5 साल पहले x माइनस 5 हो जाएगी और यहां पर लगा देते हैं ईयर्स। अब उसके सन की एज निकालते हैं 5 साल पहले, तो सन की एज कितनी हो जाएगी, सन एज इक्वल टू सन की जो एज है यानी प्रेजेंट एज उसकी y है और उससे 5 साल पहले x y माइनस 5 हो जाएगी। ईयर्स लिख देते हैं। चलो फिर से पढ़ते हैं, फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन को फिर से रीड करते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले जो जैकब की एज थी, एज जो है वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो हम क्या काम करेंगे, 5 साल पहले जो हमने जैकब की एज निकाली है उसको लिखेंगे, इधर वॉज की जगह इक्वल का साइन लगाएंगे, 7 टाइम्स का मतलब 7 लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर दैट ऑफ हिज सन, और सन की एज कितनी है वो लिखेंगे। तो क्या करोगे आप, जैकब की एज लिखो कितनी 5 साल पहले, x माइनस 5। ये जैकब की एज है जो 5 साल पहले आई, इसका 7 टाइम कर देना। वॉज बोला है तो इक्वल का साइन लगा दो, 7 टाइम्स बोला तो ऐसा 7 लिखो और ब्रैकेट लगा दो, और इसने बोला दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल पहले उसके बेटे की एज कितनी थी उसका 7 टाइम। ठीक है, तो बस अब आपको क्या करना है कि इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, x माइनस के 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देता हूं 7 बाय माइनस के 35 और 5 को मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूं। आपकी मर्जी है, मतलब आप कैसे भी करना चाहते हो, सब्सिट्यूट वो लगाना, मेथड लगाना चाहते हैं तो मैंने पीछे वैल्यू निकाली है। देखिए ये वाली x बराबर 3y प्लस 7, तो मैं यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ये जो है इसकी जगह x बराबर 3y प्लस 7 माइनस के 5 इक्वल टू 7 बाय माइनस के, एक बार मैं जरा पीछे देख लूँ x की वैल्यू कितनी है, तो 3y प्लस 10, सॉरी ये गलती हो जाती है बिल्कुल, ये 10 है, तो 3y इन दोनों को करोगे तो ये आ जाएगा प्लस के 5, 7y माइनस के 35। तो y की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ये 35 इधर माइनस का इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा, और ये 5 तो प्लस का है ही इधर, और ये 35 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 7y यहीं रोको, ये इधर 3y था, आके इधर माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4y, तो कितना आ जाएगा 10 और 4 कैंसिल कर दो, तो y बराबर कितना आ गया 10, यानी बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल आ गई। अब आप क्या काम करो, किसी भी एक इक्वेशन में, आपकी मर्जी है, आप इसमें रख दो, मैं इसी में रख देता हूं। ठीक है, इधर तो कितनी आ गई, x माइनस के 5 इक्वल टू 7, y की वैल्यू लग देता हूं मैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू ये, तो x माइनस के 5 इक्वल टू, ये 10 में से 5 गए 5 बचे, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 35। तो कितना आ गया यहाँ पर, ये 5 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा 40, यानी फादर की एज जो है 40 ईयर्स। भैया ईयर्स जरूर लगा देना वरना वो मार्क्स काट लेगा आपके, ईयर्स जरूर लगाना है आपको।
ठीक है, तो कितनी आ गई, उसके जैकब की एज आ गई हमारे पास 40 ईयर्स और उसके बेटे की एज आ गई 10 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो हमारा जो लेक्चर था वो कंप्लीट हो गया। मैंने जो एक्सरसाइज है 3.3 वो कंप्लीट करा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, जो भी होगा, और आपका कोई क्वेरी वगैरह हो जैसा भी है। अब मैं नेक्स्ट क्लास जो लूंगा वो एक्सरसाइज 3.4 की लूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट कराता हूँ। देखो इनके अंदर मैं सारे क्वेश्चन ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट कराना चाहता हूँ, मतलब चाहे लेक्चर बड़ा हो, क्योंकि ये फिर बाद में चिंदी चोरी होती नहीं यार। आपको भी जो है अब बड़े हो गए हो तो आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है, बैठना सिखाना है आपको। इधर ऐसा नहीं 10-10 मिनट बैठ कर कोई, ये आपको अपने आप को डिसिप्लिन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप 11th क्लास में प्रमोट हो जाओगे, तो इसलिए आपको डिसिप्लिन बनाने में सीखना है। कोई ऐसा नहीं कि 1 घंटा देख कर डर गए, 2-3, ये सब छोड़ो। अब जाइए, सब ऐसी हरकतें नहीं करनी है, आपको बैठ कर पढ़ना है 2-3 घंटे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।